भाई नीचे कैसे जाएगा ये? क्या? हाँ ये ठीक। कल लास्ट कहाँ किया था हमने? अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट की थी। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेस समझाया था कल मैंने, याद हो तुम्हें? ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा नहीं है कि उसके इवेंट एक ही जगह हो रहे हैं, इवेंट दो जगह हो रहे हैं। यूट्रस के अंदर भी इवेंट हो रहे हैं और ओवरी में भी इवेंट हो रहे हैं। और दोनों ही इवेंट कंट्रोल कहां से हो रहे हैं? ब्रेन से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। तो कल मैंने समझाने की कोशिश की थी, याद हो कल, तुम्हें याद, शायद याद है या नहीं पता नहीं। मैंने कहा था हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? जीएन। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को क्या निकालने के लिए स्टिमुलेट करेगा? एफएसएच। एफएसएच की वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल के डेवलपमेंट से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूल्यूशन। कौन कराएगा? एलएच। ओव्यूल्यूशन में ये तो चला गया, बचेगा क्या? ग्राफिन। फॉलिकल फटा हुआ, रप्चर्ड। ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन कन्वर्ट करेगा? एलएच। तुरंत ही कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फिर से थिकनिंग कराएगा, अगेन एक बार थिकनिंग फिर से होगी, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करेगा, इसको ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी, वैस्कुलर बनाएगा, जिसके से मेंटेन रहे। ये याद आ गया? मैंने बताया था एलएच का लेवल एक स्पेसिफिक दिन तक ही होता है, 14 दिन तक एलएच निकलता है। 14 दिन बाद एलएच क्या होगा? डाउन होगा ही होगा। जैसे एलएच डाउन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस, तुरंत ही क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन। डाउन होते ही एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू, ब्लीडिंग स्टार्ट और मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगी। क्लियर है? ये कल डिस्कस किया था हम लोगों ने यहां तक। यानी इस पूरी साइकिल को हम कुछ फेज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन। भाई ओवरी में होने वाले इवेंट के बेस पर, ओवरी में होने वाले इवेंट के बेस पर डिवाइड कर सकते हो, और यूट्राइन वॉल में होने वाले इवेंट के बेस पर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ओवरी में क्या क्या इवेंट हो रहे थे? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा था, तो क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर फेज। फिर ओव्यूल्यूशन हो रहा है, ओव्यूल्यूटरी फेज, ठीक है। और फाइनली कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो ल्यूटियल फेज। अगर मैं एंडोमेट्रियम की बात करता हूं, तो एंडोमेट्रियम में सबसे पहले ब्रेकडाउन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर अगेन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और एंडोमेट्रियम बनने के बाद एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी वेस्कुलर, तो सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो हमने इनको फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है? 6वें दिन से लेकर के 6 to 13th डे। ओव्यूल्यूशन किस दिन होता है? 14th डे। ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है? 15 से लेकर के 28, यानी लास्ट 14 डेज की। यहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल फेज की बात करता हूं, तो मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेकर के 5 दिन तक की चलती है। अब 1 से 3 भी हो सकते हैं, 1 से 4 भी हो सकते हैं, और 1 से 5 भी हो सकते हैं। ये 3 और 5 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी ने 3 से लेकर 5 दिन दे रखी है, तो 3 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है, पर पहले दिन से चालू होगी और मैक्स टू मैक्स 5वें दिन तक चलेगी, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन। कहीं भी प्रोलिफरेशन आ जाए, डिवीजन। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर, लंग्स फाइब्रोसिस में याद आया हो, प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इन लंग्स। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, किसी भी चीज का डिवीजन तेजी से होना, समझ रहे हो? वो प्रोलिफरेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज जब चल रही होगी, तो ऊपर क्या चल रही होगी? फॉलिकुलर फेज। साथ साथ चलेंगे ना। तो ये 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक की कहानी है। अच्छा, सीक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, बात बराबर है, साथ साथ चलेंगी। 15 से लेकर के 28। यहां तक बताओ, इसमें कोई कोई समस्या है इन चीजों को समझने में? नाम के अंदर अभी तो पहला स्टेप लिया है मैंने, नेम ऑफ फेजेस।
और दो फेज पैरेलल चल रही हैं ओवरी में और यूट्रस के अंदर। क्लियर है? तो अब मैं एक एक को उठाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा और हर चीज का कारण है। सबसे पहले उठाएंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की होती है? 5 दिन की मैक्स टू मैक्स। एनसीईआरटी 3 से 5 दिन लिख रही है, तो मतलब 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, परसेंट टू परसेंट थोड़ी बहुत वेरी करती है। ठीक है? मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है भाई? भाई 1 to 5 डेज की है मैक्स टू मैक्स। इसमें होता क्या है? मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल का मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज टूट के बाहर निकल रही है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रही है। ठीक है? तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है, टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्या कारण है टूटने का? क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला अब नहीं रहा, वो छोड़ के बाय बाय के चला गया। तो कौन था जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता था? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। पहली बात। ठीक है? दूसरी बात आती है कि वो जो बाय बाय के जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को निकालने वाला एक ग्लैंड होता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो डिजेनरेट कर गया। अच्छा, वो डिजेनरेट कर गया, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया। पर वो डिजेनरेट क्यों कर गया? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से कम हो गया। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से कम क्यों हो गया? क्योंकि उसकी समय अवधि सिर्फ 14 दिन की होती है। तो समस्या एक ये आती है कि 14 दिन तक ही रहता है भाई। तो अगर मान लो इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? वो तो चला जाएगा भाई। तो कौन है जो उसको मेंटेन करेगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया तो एबॉर्शन हो जाएगा। अब तुम बताओ, तुम में से कौन बताएगा मुझे कि 14 दिन बाद एलएच अगर डाउन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि तब तक एससीजी निकलना चालू हो जाएगा इम्प्लांटेशन होते ही। क्लियर है? फिर वो सारे काम एससीजी करेगा। कब तक करेगा एससीजी वो सारे काम? जब तक कि प्लेसेंटा बन नहीं जाता, 14 वीक। समझ रहे हो? हाँ, तब तक, जब तक कि वो बन नहीं जाता, 14 वीक, 14 वीक तक भाई उस दायित्व को निभाएगा। पर तब तक तीसरा भाई तैयार हो जाएगा, प्लेसेंटा, विच ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर सारा दायित्व वो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी प्लेसेंटा करेगा। फिर इसका कोई रोल नहीं है। समझ में आ गया? स्टार्टिंग में एलएच, फिर एलएच का काम कौन करेगा? एससीजी करेगा। फिर एससीजी का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। ये कंसेप्ट था। तब से समझाओ भाई। सोता है ये, सोता है। ऐसे क्या पढ़ रहे थे तुम? जो हम पढ़ा रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो हमारी बात। हम एनसीईआरटी तो पढ़ा रहे हैं। हमने क्या बोला था? एनसीईआरटी में 3 से 4, 3 से 5 दिन टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है। वो टोटल ड्यूरेशन है। पर दिन कहां से काउंट करोगे? पहले दिन से काउंट करोगे ना। ये साइकिल 1 से 3 दिन की हो सकती है, 1 से 5 दिन की हो सकती है। तो मैंने मैक्सिमम वाला पार्ट लिया है, जिससे कि आपको याद रहे 1 से 5 दिन की मैक्स टू मैक्स साइकिल हो सकती है। परसेंट टू परसेंट वेरी करती है। किसी के अंदर हो सकता है 3 दिन में खत्म हो जाए, किसी में 4 दिन में खत्म हो जाए, किसी में 5 दिन में खत्म हो जाए। बस। समझ में आया? यानी 3 से 5 दिन की टोटल साइकिल हो सकती है। मैक्स टू मैक्स 3, या मैक्स टू मैक्स 4, या मैक्स टू मैक्स 5। आई आई तुम मेरी बात सुना करो भाई। सुनते हो? सुन रहे हो सारी? चलो अब तेजी से समझना। मैं लिखते जा रहा हूं, लिखते जाओ और समझते जाओ। कोई भी डाउट हो हाथ उठाओ तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर? ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों हो रहा है एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन? डिक्रीज लेवल ऑफ विद ब्लड लॉस। इसमें ब्लड लॉस भी हो रहा है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछे आपसे किस किस हार्मोन का लेवल कम होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी कम हो रहा है। पर प्रोजेस्टेरॉन के चले जाने की वजह से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम क्यों हो रहा है भाई? ये क्यों कम हो रहा है? डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया। डीजेनरेशन, डी
जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। भाई चला गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, अब कोई नहीं है जो प्रोजेस्टेरोन को निकाल पाए, इसलिए एंडोमेट्रियम भी बाय बाय कह के जा रही है। ये क्यों चला गया, इसका कारण क्या है जाने का? क्योंकि ये इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा था? एलएच। तो डिक्रीज लेवल ऑफ एलएच, क्योंकि इसकी एक समय सीमा है, समय अवधि है 14 दिन, 14 डेज। 14 डेज बाद इसको जाना ही जाना है, समझ रहे हो ना? 14 डेज बाद इसको जाना ही जाना है। तो तेरा लुक अब अच्छा लग रहा है ना? कहीं कहा होगा तुम लोगों ने, पहले एज ज्यादा लगती थी, अब एज कम लग रही है। अरे हाँ बेटा, सॉरी, फीवर, फैन चल रहा है, बंद करो फैन। नहीं एक चीज चल रहा है, उसको देखो, किसी को दिक्कत है ना तुरंत बंद कर दो। हाँ, ये अच्छी बात है ना, आसपास कोई बॉयज हुआ करें, गर्ल्स की हेल्प कर दिया करो भाई। ये तो क्या इसी ने चलाया है? मैं शाबाशी दे रहा था उसको। अब ध्यान रखा करो, देखो अब तुम तो मजबूत हो, समझा करो ये लोग मजबूत नहीं है, तो इनका ध्यान रखना है। मैं ऐसे ही कह रहा हूं, उससे मत ले जाना, लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं, पर नेचर ने मस्कुलरिटी किसको दी है? बॉयज को दी है, समझ रहे? कुछ तो दिया है ऐसा, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, ठीक है, गर्ल्स कह सकते हो मजबूत है, पर बॉयज, ध्यान रखना चाहिए भैया, ठीक है? अब ध्यान रखियो, गलती ऐसी मत करियो। अब ठीक है, इसलिए चलाया था क्या? अच्छा कोई नहीं, ठीक है, अब तो दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत है तो कोई सीट खाली पड़ी है, पंखा चल रहा है, जाके बैठ जाओ, कोई नहीं, चलो। हाँ अब अब कर रहे हैं स्टार्ट, बैठ जाओ, कर रहे हैं स्टार्ट। इस फेज में किसी को कोई डाउट? तुमसे पूछे कि इस पूरी फेज में सारे हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा हार्मोन है जिसका लेवल बढ़ता है? यस, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन अकेला एक लौता हार्मोन है जो लोकल हार्मोन है, जो किसी ग्लैंड से नहीं निकलता, इसी का लेवल बढ़ता है और सारे हार्मोन डाउन होते हैं, ठीक है? नोटेबल पॉइंट में डाल दे रहा हूं उसको मैं। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। भाई यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन कराने हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम को बाहर निकालना है, एंडोमेट्रियम अंदर रहेगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, नेचर नहीं चाहती इन्फेक्शन हो, ठीक है? फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। चलो यहां तक कोई डाउट? अब अगली फेज कौन सी आएगी भाई? फॉलिक्यूलर फेज, नाम में छुपा हुआ है फॉलिक्यूलर, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, बस खत्म। वहां आ रहा हूं, वहां आ रहा हूं, ग्राफ पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज, एनसीईआरटी एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल समझ तोड़ फोड़ तरीके से समझाऊंगा। तू एनसीईआरटी की टेंशन क्यों हो रहा है? मैं तू मैं सच कह रहा हूं, मैंने यूट्यूब पर भी इतने लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाते देखा है, शायद उनको एनसीईआरटी पता ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तुम तभी तो अच्छा ना लगे, पर एनसीईआरटी समझो, अभी आने दो पहले। तो एनसीईआरटी अभी आएगी, ठीक है? हाँ, अगली फेज कौन सी है? फॉलिकुलर फेज। अगली फेज कौन सी है? फॉलिकुलर फेज। अरे यार इधर आ जाओ सारे लोग, सही है?
फॉलिकुलर फेज में नाम ही छुपा हुआ है, और क्या बोलते हैं इसको फॉलिकुलर के अलावा, और एक नाम और दे रखा है प्रोलिफरेटिव, क्योंकि ओवरी में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है तो यूट्राइन वॉल के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है। दोनों साथ साथ चल रही है ना चीजें, तो भाई नाम रख दिया उसी के बेस पर। कितने दिन की होती है? एक बार क्वेश्चन आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज 7 से 8 दिन की होती है? 7 से 8 दिन की कौन सी फेज होगी? क्योंकि 6वें दिन से 13वें दिन तक होती है, तो टोटल काउंट करो, 7 से 8 दिन बैठ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो दिन क्या हैंगे इसके? 6वें दिन से 13वां दिन, तो टोटल डेज कितने हो गए? टोटल 7 to 8 डेज। समझ गए होगे ना? टोटल 7 to 8 डेज। आई, अरे आई बेटा आई। तुम ऐसा लग रहा है एनर्जी तुम्हारी डाउन हो चुकी है, नहीं है ना? वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए मुझे, रिप्लाई वाली एनर्जी चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाली एनर्जी चाहिए, सीट तोड़ने वाली एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ आ जाओ। तो भाई क्या हो रहा है यहां पर? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं, समझना, फॉलिकल के डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इतना तो आप सब जानते ही हो, छोटे छोटे फॉलिकल होते नहीं होते? नेचर एक बार में एक बेबी चाहती है या मल्टीपल बेबी चाहती है? तो ऐसा क्या होता है, कौन सी घटना घटित होती है कि एक ही फॉलिकल आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है? भाई एफएसएच तो सभी को बढ़ाएगा ना। भाई एफएसएच ने सबको दावत दी है, आओ खाओ, सारे फॉलिकल आएंगे खाएंगे, पर उनमें कोई, जैसे नहीं कभी देखा होगा, मैं नीचे बच्चों से बात कर रहा था कि 8-10 दोस्त हैं, पार्टी में गए, तो अब खाने के तरीके अलग हैं सबके। एक क्या करेगा, जाएगा बतियाएगा हाथ मिलाएगा खाएगा तसल्ली से। एक क्या करेगा, ज्यादा नहीं खाएगा, एक टेस्ट करेगा, यार एक गोलगप्पा खिला, बस बस ठीक, इट्स ओके। सब खाना है उसको, पेट तो उतना ही है ना, सब खाना है, समझना मेरी बात? ठीक है। एक कहेगा कि ना, पहले अगर यही मैं चाट पकौड़ी खा लूंगा तो खाना कौन खाएगा, खाना पहले खाना है, तो पहले वो खाना खाएगा, तो लास्ट में बचेगा तो चाट पकौड़ी खाएगा। एक ऐसा होगा जो मिलेगा उस पर टूट जाएगा, मतलब जो मिलेगा बस 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 टूट गया, ठीक है, वो भुक्कड़ होगा। तो हर दोस्तों की टुकड़ी में एक भुक्कड़ जरूर होता है नहीं है? हाँ, 4 दोस्त होंगे, एक भुक्कड़ जरूर होगा जो बहुत खाता होगा, है ना? जो दुबला पतला होगा वही होगा। देखो, जो दुबला पतला होगा, देखो ये 2-3 रोटी खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा, ठीक है, उसको कितना भी खिला दो सब डाइजेस्ट कर जाएगा। समझ में आया? वो तो होगा, 100% होगा, 100% होगा, खाता है ना बहुत। हाँ, तो बस ये दोस्तों की टुकड़ी में, यहां पर भी दोस्तों की टुकड़ी में कोई एक ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा, तेजी से डेवलपमेंट जिसका होगा, भुक्कड़ होगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब नेचर का कंसेप्ट देखो, नेचर क्या चाह रही थी? जो डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट फॉलिकल है, जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा वो क्या रिलीज करेगा? डोमिनेंट फॉलिकल एक तो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन, क्या रिलीज करेगा? और क्या रिलीज करेगा डोमिनेंट फॉलिकल? इनहिबिन। इनहिबिन क्या काम करेगा? क्योंकि ये प्रोसेस करा कौन रहा था? FSH। तो इनहिबिन क्या काम करने वाला है? सीधा जाएगा और एफएसएच के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। क्लियर है? बिल्कुल सीधा जाएगा और एफएसएच के सीक्रेशन को
इनहिबिट कर देगा। कोई डाउट? क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ। अब एफएसएच का सिक्रेशन इनहिबिट होने से क्या होगा भाई? एफएसएच ही तो फॉलिकल को डेवलप कर रहा था, तुरंत रुक गए सारे। जो डोमिनेंट है बस वही आगे बढ़ेगा, बाद बाकी के सब पीछे रह गए। आई या नहीं आई? आई। तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखना। कहां गया ये एनसीईआरटी? भाई एफएसएच बढ़ा हुआ था, अचानक से एफएसएच क्या हुआ? नीचे आया। कौन है जो एफएसएच को नीचे लेकर के आ रहा है? आई या नहीं आई? आई। तो यहां एफएसएच नीचे आया, वो बात अलग है कि आगे जाके दोनों का पीक आएगा, समय आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? पर अभी दोनों, अभी एफएसएच क्या है? डाउन हो रहा है। कौन है जो डाउन कर रहा है? इनेबिन। कोई डाउट? अब एस्ट्रोजन आप जानते हो क्या काम करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ऐसे भी कह सकते हो। तो एस्ट्रोजन अपना काम करेगा, प्रोलिफरेशन या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। कोई डाउट? खत्म। ये समझ में आई? सारी चीजें क्लियर हैं? अब तीसरी फेज में एंटर कर रहा हूं। कौन सी फेज होगी? अच्छा इसको लिख लो पहले, लिख कोई लिख लो उसको। अभी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने गया था सामने, सामने गली में एक सेंटर है इनका। हड्डी देख के तो सबकी दिमाग खराब हो जाते हैं। चूरा चूरा, जॉइंट है ही नहीं, गायब। क्या? अब ढूंढूं पहले मैं कौन स्टूडेंट है जो इसलिए कि 2 रुपए बच जाए। इस समय ये है कि जो आसपास मिल जाए, समय बच जाए, समय बचाना है ना। समझ रहे हो? जब तुम लोग सेंटर खुल जाएंगे 50, जब सब जगह तुम नजर आओगे, बच्चे नजर आएंगे मतलब, तो सोचेंगे। नहीं अभी तो सर्जरी दोबारा होगी, रॉड्स और प्लेट नट बोल्ट सब निकाले जाएंगे। हाँ पर वो शायद 6 महीने 1 साल बाद कम से कम। तब तक तुम डॉक्टर बन चुके होगे। क्या? यस। इरिटेशन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। लिख लिया सारा? भाई बन जाना इस बार, निकल जाना। दिसंबर आ गया है, मतलब जा रहा है, आ नहीं गया, जा रहा है। ठीक है, अब जो समय है ना वो एक्चुअल में जेन्युइन टाइम है अपने को झोंकने का। जेन्युइन टाइम है, अब असली टाइम है। अब तक भीड़ थी, अब एक्चुअल में ऐसे छट गए ना बच्चे, ऐसे छटना चालू हो जाएंगे कंपटीशन वाले फील्ड से भी। और फरवरी तक आते आते सिर्फ उतने ही बच्चे बचेंगे जो एक्चुअल में फाइट कर रहे हैं, बाद बाकी तो भीड़ है। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14 डे। अगर साइकिल 28 डेज की है तो, पर वेरी कर सकता है, अर्ली और डिले। कैसे होगा आप देखो। जैसे मैं एट द एंड ऑफ, समझना, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, क्या हो गया? पिला दो यार। एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, जैसी फॉलिकुलर फेज का अंत होगा। यार चाय कॉफी बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, मैं गले की ऐसे पी रहा हूं, मत देखो उधर। मैंने भी छोड़ दिए मैंने भी, पर ले रहा हूं मैं। अब देखो मैंने क्या स्टार्ट किया है, हल्दी, अदरक, लौंग और इलायची, इसका काढ़ा, और 1 चम्मच उसमें डाल दो हनी, शहद। गजब। समझ रहे हो ना? इम्यूनिटी बूस्टर। अरे एक ही क्लास है भाई, आ जाओ। अब दिमाग उधर से हटाओ, इधर आओ। मैं इसलिए समझा रहा हूं, उधर दिमाग मत लगाओ, दिमाग इधर लेकर के आओ। उधर ही देख रहे हो। एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के अंत में आके क्या होगा? अरे ओव्यूलेशन नहीं होगा, इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल।
अच्छा, फॉलिकल का साइज जितना ज्यादा होगा, नो डाउट एस्ट्रोजन का सीक्रेशन उतना ज्यादा होगा। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एक्चुअल में कहेंगे हम एस्ट्रोजन एट पीक। मतलब एस्ट्रोजन पीक पर होगा भाई। और जिस दिन इसकी पीक आएगी उस दिन तेजी से जाएगा, हाइपोथैलेमस का घंटा बजाएगा और पिट्यूटरी का घंटा बजाएगा। घंटा बजते ही यहां से अब दो मैकेनिज्म चालू होंगी जो एक्चुअल में एवोल्यूशन, जो ओव्यूल्यूशन कराएंगी। एवोल्यूशन भूल गया। तो ये क्या होगा, हाइपो, आगे क्या होगी, पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब। तो जैसे ही इसकी पीक आएगी, ये पीक क्या करेगी, सीधा हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करेगी, साथ में पिट्यूटरी को इंड्यूस करेगी। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, जरा बताओ कौन सा, GnRH। तुरंत पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और तुरंत ही पिट्यूटरी क्या निकालेगी, समझना, इसके स्टिमुलेशन से तो निकालेगी LH, और GnRH की वजह से निकालेगी LH एंड FSH। दोनों ही निकलते हैं इससे, LH एंड FSH। यानी LH के सोर्स कितने हैं, दो। इस वजह से LH की क्या आएगी यहां पर, सर्ज। और FSH की क्या आएगी, पीक। अरे आई नहीं आई। और LH सर्ज क्या काम कराती है, अब बताओ आई या नहीं आई। यानी अगर एस्ट्रोजन का लेवल 13वें दिन छोड़ो, 8वें दिन ही पीक पर आ गया, तो एवोल्यूशन 9वें दिन हो जाएगा। 9वें दिन पीक पर आ गया, 10वें दिन हो जाएगा। समझ रहे हो, 18वें दिन पीक पर आया, 19वें दिन हो जाएगा। 20वें दिन पीक पर आया, 21वें दिन हो जाएगा। यानी तभी होगा जब ये इसकी पीक आएगी। पीक जिस दिन आएगी उसके अगले दिन आके ओवुलेशन होगा। आई या नहीं आई। गला से करा है भाई, इससे बस गर्म पानी की तरह पीता हूं मैं तो बस। क्या, हाँ तो पी भाई, कितने रोग है तुझे, नमक का पानी पी, बहुत बढ़िया होता है नमक का पानी, हल्दी का पानी पी। पूरी ले ले भाई, किसे चाहिए, ये तो पचेगी नहीं अंदर जाके। यही उम्र होती है। एक कोल्ड ड्रिंक है ना, थोड़ी मुझे दे, झूठी पी रहे हैं। गर्ल्स बहुत ध्यान रखती हैं, झूठी नहीं पीते हो ना किसी का, लड़के पी लेते हैं। नहीं भाई, लड़कों में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है ना, दोस्ती अच्छी होती है, एक दूसरे पर जान दे देते हैं, ये जान नहीं दे सकते एक दूसरे के लिए। सच है, सच है। हाँ, और इसी चक्कर में लड़कियां सिलेक्शन ले जा रही हैं, क्योंकि वो फोकस उनका एक ही है, टारगेट, नीट। और ये जान ही देते रहे एक दूसरे के ऊपर, कुछ कर ही रहे तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो चीजें सही नहीं हो रही हैं। सिलेक्शन रेशियो गर्ल्स का बढ़ता जा रहा है, सीरियस बात है, ध्यान रखना। क्या अच्छा बात है भाई, तुम्हें घर भी देखना है, अपना मम्मी पापा का भी चलाना है, फैमिली भी चलानी है, वो तो चलो दूसरे घर में चले जाएंगे, डॉक्टर और मिल जाएगा वहां पर। फिर तुम्हारे पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सही बात है, बढ़िया बात है। आ जाओ अब, खत्म हो गई भाई, अब मत मांगना, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, पीछे।
बढ़ जाएंगे। अच्छा आपसे पूछे टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की है, तो बताओ किस दिन ओव्यूलेशन होगा? 14 घटा दो। 14 क्यों घटा रहे हो भाई? 20 क्यों नहीं घटा रहे? 15 क्यों नहीं घटा रहे? 13 क्यों नहीं घटा रहे? 14 क्यों घटा रहे हो? कौन बताएगा? क्या? क्योंकि ल्यूटियल फेज 14 दिन का होता है, वो फिक्स होता है, उस पर मानसिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। फीमेल अगर स्ट्रेस में है, परेशान है, तो ओव्यूलेशन अर्ली और डिले हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। समझ रहे हो ना? यानी ओव्यूलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, पर आफ्टर ओव्यूलेशन ल्यूटियल फेज पर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी मानसिक स्थिति का। आई या नहीं आई? वो फिक्स है। इसीलिए हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल में से टोटल हम 14 घटाते हैं, जो दिन निकल के आता है वो डे ऑफ ओव्यूलेशन, वो अर्ली भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इसलिए कहते हैं लड़कियों को खुश रहना चाहिए भाई, टेंशन ज्यादा मत लो। समझ रहे हो? सिलेक्शन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, और अपना टारगेट बना लो, ये इस दिन तक खत्म, ये इस दिन तक खत्म, इस दिन तक खत्म, इस दिन तक पूरा सिलेबस खत्म, इस दिन से रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन की स्ट्रेटजी बना लो, साथ में मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी बना लो। मॉक टेस्ट होते जाएंगे, ये एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, खत्म। नीट का एग्जाम फोड़ के आ जाओ, सिंपल। यहां जाओ। hey, मैं कहता हूं यही एनर्जी मत दिखाओ, बस यहां न्यूट्रल हो जाओ। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक लिख लो उसको यार, कि कई एक आध बच्चा ऐसा भी होगा उसको नहीं पता होगी। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पता है ना? टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। कल कल है 25 तारीख। कल शाम को 10 से 12 के बीच में रात में मैं आऊंगा लाइव, ठीक है? अगर क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, मैं 2 चैप्टर लेके आ रहा हूं, एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन। अगर सारे क्वेश्चन के उत्तर दे गए तो तुम सहनसा हो, नहीं तो जीरो। अगर बता देना अगर क्या स्थिति है तुम्हारी। ओनली 30 मिनट का सेशन लूंगा, ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। उतना ही टाइम दूंगा, 15 सेकंड बहुत होते हैं भाई। अब तुम 15 सेकंड, तुम 1 घंटा तुम्हें दे दूं, कहां से हो पाएंगे क्वेश्चन फिर? हाँ, और एनसीईआरटी की मैं लाइन, जितने भी एनसीईआरटी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट दे रखे हैं, ब्लैक ब्लैक, मैं उन पे ही क्वेश्चन पूछूंगा। 2 ही है, एक एक्सक्रीटरी है और एक लोकोमोशन है। ह्यूमन फिजियो 3 सेशन में कराना है मुझे, अगले सेशन में खत्म कर दूंगा मैं। एनसीईआरटी के, मैं फिर से बोलते रहा हूं, एनसीईआरटी के ब्लैक वाले टर्म्स हैं जो जितने भी हैं ब्लैक ब्लैक, उनको मैं उन पर क्वेश्चन पूछूंगा, ये मान के चलो। या पीवाई क्यूज में आई हुए क्वेश्चन है, 2 ही टारगेट है बस, कोई फालतू इधर उधर नहीं। हाँ यार, पहले तो उस लड़के की जो मैं एमबीबीएस कर रहा था, उससे उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? फिर मालूम पड़ा उसकी शादी इंगेजमेंट हो गई। अब वो सुन नहीं रहा मेरी बात, ठीक है? उसने उसने फोटो भेजी एंगेजमेंट की, मैं चुप हो गया, ठीक है? दूसरे बच्चे से मैंने बात की है, वो कर देगा। एक्चुअल में इन लोगों की वो टर्म्स के एग्जाम चल रहे हैं कुछ, है ना, कुछ वो है, तैयारी कर रहे हैं। अब मैं इकट्ठा बनवा लूंगा, इकट्ठा बोल दूंगा, इकट्ठा बना दो। क्वेश्चन तो मैंने दे दिए हैं, उनको बस आंसर की बनानी होती है, करेक्ट चेक करने होते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन मैंने नए के लिए बोलता हूँ, नए चाहिए मुझे, नए एकदम बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल एनसीईआरटी से लाने के लिए, तो वो मैं उनसे उनसे प्रेशर डालता हूँ उनके लिए। मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं खर्च भी करता हूँ, देता हूँ उनको बच्चों को, जिससे कि उनका पॉकेट खर्च निकल आए। और एमबीबीएस में पॉकेट खर्ची तो चाहिए भाई, ठीक है? कौन सी तनख्वाह तो उनको मिलेगी आगे जा करके, पर उन पर टाइम होता है, वो कर देते हैं। अभी बस थोड़ा थोड़ा डे ऑफ ओव्यूलेशन, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल -14। पर मुझे क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही देने हैं आपको, जितने भी देने हैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। अभी मैंने एक बच्चे से और डिस्कस किया है, मिलते ही क्वेश्चन तो दे दिए मैंने सारे, अब अरेंजमेंट करके कर दे देंगे।
फॉर्मूला लिख लो। अब कौन सी फेज आएगी? क्यों बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज? कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। सिक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी वेस्कुलर। नहीं आए क्या? तो इसलिए इसको हम ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज बोल रहे हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, तो हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन कौन से भाई? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी इसको हाईली वेस्कुलर सिक्रेटरी बनाएगा। और जब भी ध्यान रखना, फीमेल में जब भी ओव्यूलेशन होता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। वो उसको फीलिंग होती है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मींस प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया, मींस ओव्यूलेशन हो चुका है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिस्पांसिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। चलो लिख दो भाई। ल्यूटियल फेज क्यों बोला? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई डाउट? पहला, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीज मेनली प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दे रखे हो, एक पूछा हो तो प्रोजेस्टेरोन लगाओगे। मेनली प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, पर मेनली प्रोजेस्टेरोन। तो मेनली प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा, मेंटेन एंडोमेट्रियम। इसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वैस्कुलर सिक्रेटरी ग्लैंडुलर एटसेट्रा। मतलब वैस्कुलर हो गई, सिक्रेटरी हो गई, इसलिए इसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी। कौन से दिन तक चलेगी? आप बोलोगे सर 15 से 28 या लास्ट 14 डेज, 28-29 कुछ भी, ठीक है। सर तो एस्ट्रोजन का क्या काम है? चलो वो एक बात की बात है, पर इसके अलावा और क्या काम करता है प्रोजेस्टेरोन? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा भाई? एक बार थिकनिंग करा चुका है, एक बार और थिकनिंग कराएगा, अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग या प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम। इनहिबिन किसको इनहिबिट करता है? ऑलवेज एफएसएच, इसी को करेगा। रिलैक्सिन का भी रोल नहीं है, बट हाँ लास्ट टाइम पर रोल होता है, और उसके लिए मैक्सिमम रिलैक्सिन प्लेसेंटा से निकलता है। और एनसीईआरटी की लाइन है, रिलैक्सिन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम ओवेरी।
नीट में भी पूछी गई है लाइन ये वाली। हो गया। अब क्या होगा भाई, मेंटेन रहेगी 14 दिन तक, क्योंकि लास्ट 14 डेज की फेज होती है। तुरंत ही क्या होगा, एलएच का लेवल डाउन होगा। एफएसएच डाउन नहीं होगा, एलएच डाउन होगा, क्योंकि एलएच डाउन होते ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, तुरंत प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन डाउन होंगे, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा। समझ में आ गया। एनसीईआरटी में देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा। एलएच मेंटेन है, मेंटेन है, मेंटेन है, मेंटेन है, मेंटेन है। जैसे ही 27-28 डेज आते हैं, एलएच क्या हुआ, डाउन, नीचे जा रहा है। एलएच नीचे जा रहा है, लगभग 27 या 28वां दिन होगा। जैसे ही एलएच नीचे जाना चालू कर देगा, समझ लो डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आई या नहीं आई। एलएच और एफएसएच की जो पीक दिख रही है, किस दिन दिख रही है, 14th डे। 13th नहीं बेटा, 14वें दिन होगी, ठीक है। 13वें दिन तो एस्ट्रोजन की पीक होगी। एस्ट्रोजन पीक किस दिन होगी, 13th 13th डे। 13वें दिन एस्ट्रोजन की पीक होगी, 14वें दिन एलएच और एफएसएच की पीक होगी। दिन ध्यान रखना है साइकिल के अंदर एक एक चीज, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्रोजेस्टेरॉन ध्यान से देखोगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, सॉरी एस्ट्रोजन धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अचानक से तेज हुआ 13वें दिन। अगर ये 12वें दिन होता तो 13वें दिन ओवल्यूशन, 10वें दिन होता 11वें दिन ओवल्यूशन। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, जैसे इवोल्यूशन होगा तुरंत ही एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन। पर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है उसका, ठीक है। और फिर अचानक से एस्ट्रोजन निकलना चालू हो जाएगा उससे, और फिर से एक बार पीक आएगी। इस बार एस्ट्रोजन की पीक किस दिन आएगी, 23 से 25, 25th डे, ये पीक पर होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो ध्यान रखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं है इसका। जैसे ही ओवल्यूशन हुआ, इसका लेवल बढ़ना चालू हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ना चालू हुआ, 21वें दिन ये हाई पीक पर होगा, लगभग 21st डे। आई या नहीं आई। ध्यान से देखना, यहां एंडोमेट्रियम टूट रही है, बिल्कुल थिन हो गई, टूट के बिल्कुल पतली हो चुकी है। अब प्रोलिफरेशन चालू हो रहा है, और जो हल्का हल्का रंग है वो धीरे धीरे गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है भाई, डार्क, और फिर से एकदम टूटना चालू हो गया, फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लश चालू हो गया, लाइट कलर। मेंसिस इसी को बोलते हैं। आप बताओ। आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछो, खत्म। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं, ये तो गारंटी मेरी है, अगर समझे हो तो। यस, दोनों की एक साथ पीक आती है, एलएच और एफएसएच। ये दिन अगर पूछे, एग्जैक्ट दिन ये याद रखने हैं आपको। ये तो यहाँ एलएच डाउन हो गया ना, एलएच यहां से डाउन स्टार्ट हो गया, तभी तो ये डीजनरेट करेगा। अगर ये डाउन नहीं होगा तो ये डीजनरेट नहीं करेगा। ये डाउन हो रहा है तभी तो डीजनरेशन हो रहा है। हर चीज कनेक्टेड है।
ये क्लास वास्तव में इतनी रह गई है। अब तो 12th तो सब जानता है बच्चा है तो समझ गया। बायोटेक में मैं चाह रहा हूँ आ जाए यार वो, बस एक बायोटेक में आ जाए, बात बाकी की तो खैर मुझे चिंता नहीं है इतनी। नहीं आए तो फिर मैं बायोटेक 3 और 4 को भी कंबाइन करके बैठाऊंगा इसमें मैं, बस बायोटेक के लिए एक चैप्टर मैंने कहा रखा है उनसे। क्या 9 लेक्चर लूंगा बायोटेक के, एग्जैक्ट 5 पहले चैप्टर के, 4 दूसरे चैप्टर के, एग्जैक्ट फिक्स है। और इतना कर दूंगा कि तुम्हें लैब में बैठा दिया जाए तो तुम कर लोगे सारे काम, ये गारंटी है। मैं तो इस बार हाथ नहीं टूटता ना, तो मैंने अपनी जिस लैब से मैंने रिसर्च की थी उससे मैंने डायरेक्टर से परमिशन ली थी पूरी प्रॉपर। तो मैं मतलब जो चीज तुम सोचते हो ना वो करके दिखाने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा मैं पूरा मतलब पूरी मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की लैब से मैंने परमिशन ले ली थी कि पूरा सेटअप लगाऊंगा, पूरा करूंगा प्रॉपर, एक एक चीज फिलिंग से लेकर के जेल स्टेबलाइजिंग से लेकर के मार्कर डालने से लेकर के सैंपल डालने से लेकर के मुझे प्रॉपर शॉर्ट में वीडियो बनाना है, बच्चों को एकदम पूरा विजुलाइज करा देना है कि एक्चुअली होता कैसे है एग्जैक्ट किताबों में, और रियलिटी में जब मैं खुद करूंगा तो समझ में आएगा ना। ठीक है, इधर मैंने जो डीएनए सीक्वेंसिंग लैब थी उससे भी परमिशन ली थी, सैम की परमिशन ली थी मैंने। तुम्हारे के अंदर एक वो आता है, एक टेक्निक आती है ऑटो रेडियोग्राफी करके आती है एक, ठीक है, तो वो भी एक लैब है हमारे यहाँ। ठीक है, मतलब बहुत जिस लैब से मैंने जहाँ से मेरे काम है बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं वहाँ पर, जीन सिक्वेंसिंग तक होती है वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने सबसे, क्योंकि मुझे पता था एक दिन होगा सुबह से लेकर शाम तक मैं सारे एक्सपेरिमेंट खुद अपने हाथ से लगा करके प्रॉपर करके, तो मैं एक बार बताऊंगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें। मतलब डीएनए तक दिखा दो तुम्हें कैसे दिखता है एक्चुअल में, रियल लैब के अंदर बिल्कुल कैमरा ला करके। इसी से बना था मैं फोटो, बढ़िया इसीलिए खरीदा था मैंने ये। मैंने कि वही कैमरा तो ले जाना अलाउड नहीं है, तो अपना मोबाइल तो साथ रहेगा, इसका कैमरा ठीक है, तो मैंने एकदम एक एक चीज पिक्चराइज कर लेंगे इसकी अच्छे से। क्या यार, समय समय खराब नहीं है अब, समय खराब होता तो सीधा चला जाता, अच्छा है इसलिए उल्टा चला गया। समझ में आया, वो तो होना था। देखो देखो, जो है वो तो होगा, जहां नहीं नहीं मैं उठाऊंगा, अरे मैं उठा लूंगा, मैं अपने काम बहुत सारे अब खुद ही करता हूँ, घर पे भी मैं किसी को नहीं करने देता। जो समय है वो होगा, भाई इतना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, सुबह मम्मी पापा के पैर छूते हो, समझ रहे हो, जो भी है माता पिता सब सर्वोपरि होते हैं, अपना काम ढंग से कर रहे हो ईमानदारी से, तो कोई एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर आपकी होती है जो आपको जहां भाला चुभेगा वहां सुई से काम चला देगी, पर चुभेगा जरूर। समझ रहे हो ना, यानी जो एक्सीडेंट होना है उस समय वो होगा जरूर। तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम्हें सब पता ही नहीं है साथ के बारे में, अभी डॉक्टर भी बेचारी शॉक्ड थी। ठीक है, तो सारे उसने मेरे मोटर नर्व सेंसरी नर्व सारे चेक किए थे उसने अभी, तो उन्हें कि बाई लक आपके सारे मोटर नर्व काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, हाँ मतलब, नहीं तो जो आपका जो हड्डियां दिखा रहे हो ना, जो एक्सरे दिखे हैं उन्होंने, तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सब खत्म। ठीक है, पर आपके मोटर नर्व सारे काम कर रहे हैं, तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। पर अब वो मस्त गिर गए, अब हमें भी नहीं समझ में आ रहा, गिरे तो नॉर्मल ही है। ठीक है, गिरे तो नॉर्मल, अब ये तो नहीं कहेंगे किसी ने डंडा मारा, तोड़ दिया, फेंक दिया, गिरे तो नॉर्मली। हाँ, लड़ाई जैसे लोग कहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी तो कहेंगे लड़ रहे होंगे ये अंदर, ठीक है, एक ने उठा के दूसरे को खींच के दिया होगा, टूट गई होगी। ठीक है, जो भी है मतलब गिरे तो नॉर्मल, पर वो टाइम टाइम था ये है कि, पर हाँ चीजें पता नहीं होती क्या है, खतरनाक टॉपिक है भाई फर्टिलाइजेशन। 200 से 300 मिलियन में से कोई एक, समझ रहे हो ना, कहां पहुंचेगा, नियर द ओवा, या ओवा के अंदर एंटर करता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये हम जानते हैं और आपको ऑलरेडी पता है क्या, सर यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, वजाइना में एक बार में कितने स्पर्म एंटर कर पाते हैं, 200 से 300 मिलियन, भाई बहुत होते हैं, एक ही स्पर्म काम का है, पर एंटर कितने कर रहे हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, 200 से
300 बहुत हो गए भाई मिलियन। पर इन इस पंप को रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले बताया जाता है रास्ते में एक जगह आएगी जहां पर एक कुंड होगा। कुंड समझते हो ना, तालाब, जिसमें एसिड होगा, जिसमें घड़ियाल जानते हो, घड़ियाल, गैवियाल, हाँ, घड़ियाल होंगे, भूखे घड़ियाल, तुम्हें पकड़ पकड़ के खाएंगे। अब तुम्हें कैसे भी करके तेजी से इसको क्रॉस करना है। जो जीता वही सिकंदर, वो यहां तक पहुंचेंगे। पर ऐसा नहीं है यहां भी तुम्हारा स्ट्रगल खत्म हो गया, आगे ढेर सारे मगरमच्छ और मिलेंगे, नहीं है, पकड़ पकड़ के खाएंगे। समझ में आया? फाइनली कहां तक पहुंचना है? एम्पुलरी रीजन तक जाना है। तो इतने मिलियन में से यहां तक कितने पहुंच पाते हैं? 10,000 के आसपास। फिर यहां तक कितने पहुंच पाते हैं? 200 से 250। बस अब बचा क्या यहां पर? ओ वाह, बेचारा इंतजार कर रहा था कब स्पम आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? जरूरत एक ही स्पम की है, दूल्हा एक ही होता है, पर दूल्हे के संग दोस्त चाहिए नाचने वाले, तभी तो शादी का पूरा एंजॉय आएगा। भाई 250 स्पम चाहिए। तुम सोचो एक ही से काम चल जाए ना, एक से काम नहीं चलेगा। रिमेनिंग स्पम क्या काम करेंगे? ओवा की वॉल को कंपैरेटिव वीक करेंगे, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट में हाइलुरोनिक एसिड रिलीज होगा, भाई एक स्पम का हाइलुरोनिक एसिड कुछ नहीं करेगा, समझना। जैसे 10 दोस्त है, ठीक है, इसके बाद को तोड़ना है, पहले ने गया धार दिया पर टूट नहीं पाएगा, दूसरे ने गया धार, तीस, लास्ट वाला जाएगा बेकार, 9 के 9, उसने एक हल्की सी मारी टूट गया। क्या उसकी वजह से टूटा था? उन 9 ने फट मारा था तब वो 10वां तोड़ पाया, नहीं है क्या? तो नाम किसका होगा? 10वें का। तो ऐसे ही जो 250 दोस्त जा रहे हैं ना, ये 250 दोस्त जाकर के नाचेंगे इसकी शादी में। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तब जाकर के ये एंटर कर पाएगा भाई, नहीं तो इतना आसान नहीं है। समझ में आ गया? जरूरी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक जब एम्स का पेपर आता था बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मतलब एम्स के क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल के होते थे, लॉजिकल, कंसेप्चुअल। अगर आपकी स्टडी रट्टा मारा है ना आपने, तो एम्स नहीं निकाल पाओगे। वो तो अब गड़बड़ कर दिया इन्होंने, नहीं तो एम्स के क्वेश्चन जैसे आते थे वैसे ही आने चाहिए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो समझना मेरी बात, अगर एक स्पम पहुंच रहा है लास्ट में, कभी नहीं इसको ब्रेक कर पाएगा। समझ में आ गया ना? तो कोई एक स्पम इसमें से होगा जो अंदर एंटर कर पाएगा। अब ऐसे एग्जैक्ट कहानी होती है ना पूरी की पूरी, ठीक है, हाँ। बस कंसेप्ट ये था कि यहां पर एक स्पर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, मिनिमम इतने स्पर्म होने चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी है। यहां मिनिमम एक एक वैल्यू है, इनफर्टिलिटी। अगर सीमन के अंदर स्पर्म कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोई सर एक स्पर्म चाहिए होता है, भाई 200 से 300 मिलियन के अलावा मेरे पास अगर, ठीक है, 10 मिलियन है तो 10 मिलियन कम थोड़ी ना होते हैं, पर 10 मिलियन बेकार है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? स्पर्म काउंट भी चेक होता है, इसलिए समझ में आ गया पूरी मैकेनिज्म क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां से यहां तक। तो फाइनली एक क्या होगा? विजेता, जो इस ओवा को फर्टिलाइज करेगा। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवा और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन है, मिलने से लेकर के जायगोट तक के बनने की पूरी मैकेनिज्म को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन में एक टॉपिक मैंने ऐड किया है, कैपेसिटेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट का कोई भी 4 5 6 साल के पेपर उठा लो, उसमें 2 या 3 बार जगह देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कल समझ लो है कुछ भी नहीं, है इतनी सी बात कि एक समझो, एक आपका एक टारगेट, एक मिशन है कि वहां जाना है और हैंड ग्रेनेड फोड़ के आना है। समझ में आया? रास्ते में आपको दुश्मन मिलेंगे, समझ रहे हो, एसिड मिल रहा है, मैक्रोफेज मिल रहे हैं, वहां तक पहुंचना है। पर ऐसा भी नहीं करना है कि हैंड ग्रेनेड अपने ऊपर ही फोड़ लो। समझ में आया? और ऐसा भी नहीं करना है वहां पहुंच गए और हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हो, फूट ही नहीं रहा, दोनों चीज खराब है ना। और ऐसा भी नहीं करना है कि रास्ते में ही मर गए। ठीक है, तो आपको तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। उस प्रिपेयर होने की, यानी ओवा को फर्टिलाइज करने की लिए कैपेबल होने की जो मैकेनिज्म है, उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटेशन, जिसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है स्पर्म के अंदर। समझना मेरे ध्यान से, आंखें भारी हो रही हैं तेरी? अरे उससे नहीं कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं। हाँ, ऐसा लगता है तुम मतलब गीत सुन रहे हो, मैं गुनगुना रहा हूं। आहा,
ये क्या हो गया, चेंज हो गया ना, मतलब स्पर्म को तैयार होना है, इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, एक्रोसोम के पास, एक्रोसोम इसका हैंड ग्रेनेड है, इन ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट चेंज करना है, और साथ में उस जो ट्रैक से निकलना है उस ट्रैक को डाइल्यूट करना है, अगर ट्रैक डाइल्यूट नहीं हुआ तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। और हैंड ग्रेनेड लेके फोड़ना है तो हैंड ग्रेनेड के अंदर क्या करना है, इन पिन को चेंज रीअरेंजमेंट करना है, तो पिन फोड़ के निकाल के लेके जाओगे और तब जाके फोड़ोगे, तब जाके ओवा की वॉल ब्रेक होगी और स्पर्म एंटर करेगा, नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन एक्चुअल में है क्या, इट इज अ रीअरेंजमेंट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे पहले, तो एक लाइन लिख दी थी मैंने, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं, नहीं आया क्या। ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, या एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक आफ्टर ejaculation इन vaginal ट्रैक, नहीं आया क्या। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन, तो ये पहला स्टेप आ गया, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। हाँ बेटा, रीअरेंजमेंट का मतलब है वो मेम्ब्रेन इस लायक बनेगी कि फट पाए, ठीक है। मेम्ब्रेन पहले से इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, नेचर ने उसको ऑलरेडी इतना स्ट्रांग बनाया है कि आसानी से वो ब्रेक ही नहीं होगी। तो ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिस तरीके से नहीं एक चाबी तैयार हो जाती है, चाबी जाके इसी ताले में फिट होगी, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, समझ में, तब जाके एग्लूटिनेशन होगा और तब जाकर के एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट होगी, पूरी तैयारी होती है इसकी, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। अब डीकैपेसिटेशन क्या होंगे, जैसे मगरमच्छ, मैक्रोफेज, एसिड, ये कैपेसिटेशन को रोकने वाले मैकेनिज्म है ना, इनको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है, तभी स्पर्म आगे बढ़ पाएगा। और तीसरा, स्पर्म की मोटिलिटी फास्ट होनी चाहिए, तेजी से दौड़ लगा के निकलना है उसको, तो कैल्शियम आयन चाहिए भाई इसके लिए, तो एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म, जिसकी वजह से उसकी मोटिलिटी क्या होगी, फास्ट। आई या नहीं आई। और एनसीईआरटी की एक लाइन है, इसमें ऐड नहीं हो पाई किसी कारण से, कि सारे के सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते, क्यों, क्योंकि जरूरी है ओवा का और स्पर्म का साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में आना। साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ, अगर साथ साथ नहीं आएंगे, मालूम पड़ा ओवा बैठा है 4 दिन पहले से ही, थोड़ा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म जा चुके हैं 10 दिन पहले ही, इंतजार कर रहे हैं ओवा आएगा, ऐसा नहीं होगा। साइमल्टेनियसली आते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसको जगह, हाँ हाँ ठीक है भाई, इतनी गहरी नींद में सो जाते हो तुम, दोस्तों को भी हिलाना पड़ रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन क्या है, साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली मैकेनिज्म नहीं होगी तो क्या पॉसिबल है, नहीं है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। और कहा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पुलरी रीजन, ये तो बेसिक बात थी, एनसीईआरटी में नहीं थी, एडिशनल पॉइंट्स थे आपको ऐड करने हैं, ठीक है। नीचे वाली लाइन एनसीईआरटी की है डिट्टो, ओके, यहां तक कोई डाउट। अब क्या होगा जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा, तो मैंने बताया कुत्ते का स्पर्म क्या गधे के ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, भाई अलग अलग स्पीसीज हैं भाई। अब नीचे वाली क्लास में बच्चा सर म्यूल, सर म्यूल, बार बार चिल्ला रहा था, म्यूल म्यूल, नहीं आया क्या। तो मैंने भाई सुन रहा था तेरी बात में, तुम्हारे में भी एक आध होगा, नहीं बोलूंगा तो फिर बोलेगा वो, तो मैं पहले ही बोल दूं मैं, ठीक है भाई। वो ऑलरेडी लैब में बनाई हुई ब्रीड होती हैं, हम लैब के अंदर ब्रीड अपनी इच्छा से बनाते हैं, हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, नहीं आया क्या। हाँ, यहां तक कि दो अलग अलग सेल को, दो अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग सेल को भी हम फ्यूज करा सकते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। पुराने टाइम पर हम सेंडाई वायरस यूज करते थे, 2 अलग सेल को डाल दो मीडियम के अंदर, सेंडाई वायरस डाल दो, वो फ्यूज करा करके, ठीक है, हाइब्रिड सेल बना देगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्लांटों पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं हम, बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में प्लांट, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, बहुत सारे ब्रीड्स। एनिमल पर हम ह्यूमन पर काम नहीं कर रहे, ह्यूमन पर खुले में काम नहीं कर रहे, गुपचुप तुम करो वो एक अलग बात है, खुले में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, पर एनिमल पर काम हो रहा है, डिफरेंट टाइप की हाइब्रिड ब्रीड बन रही हैं, स्पेशली डॉग की, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, स्पेशली डॉग की डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिड ब्रीड बन रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। हाँ, प्लांट में तो फ्लावर्स की कितनी हाइब्रिड ब्रीड देखते हो, ठीक है, गुलाब, भाई कितनी कितनी ब्रीड है आज की डेट में, समझ गए ना मेरी बात। तो वो हाइब्रिड ब्रीड होती हैं, समझ में आया नहीं आई, आई,
ठीक है, समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉक एंड की हाइपोथेसिस। मान लो ओवा है, तो ओवा की सरफेस पर क्या होगा, यहां पर खास टाइप के रिसेप्टर्स होंगे, उनसे उसी स्पीसीज का स्पर्म आके बाइंड करेगा, दूसरी स्पीसीज के स्पर्म बाइंड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? यानी स्पर्म की सरफेस पर जो प्रोटीन होंगे इनको क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उनको, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म पर एंटी फर्टिलाइजिन, ओवा के ऊपर फर्टिलाइजिन। जब जब फ्यूज होते हैं तब उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। दो अलग अलग प्रोटीन का चिपक जाना एग्लूटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है सारी। एनसीआर, मैं अपना कुछ नहीं लिख रहा, एनसीईआरटी की लाइन है एग्लूटिनेशन। अरे ये एनसीईआरटी का ही मैंने एक लाइन उठा ली है एग्लूटिनेशन के लिए। अब ये मैकेनिज्म होती कैसे, एक बार लॉक एंड की है, स्टार्ट हो गया ना, अब क्या होंगे, इसके एक्रोसोम इसकी वॉल को ब्रेक करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं उसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसको नोट कर लिया। करते हैं आगे। पीछे वाली स्लाइड में क्या कुछ है ही नहीं, ये लिख लेना, लिखने वाले काम बाद में कर लेना। ये तो मिलेंगे ना नोट्स, तो मिलते हैं ना नोट्स, तो कुछ पूछने वाला बात कर लो मुझे, कुछ पूछना है तो। क्या चीज? कैल्शियम। मेल के फ्लूइड में कैल्शियम होता है, मेल के फ्लूइड में कैल्शियम होता है। हाँ, अब जो कैल्शियम फ्लूइड में होता है वो अंदर एंटर करेगा मिडिल पीस के अंदर, और माइट्रोकॉन्ड्रिया के, भाई किसके अराउंड माइट्रोकॉन्ड्रिया है, फ्लैवलेमेंट के, तो फ्लैवलेमेंट की मोटिलिटी को बढ़ा देगा। डीकैपेसिटेशन, जो कैपेसिटेशन को रोकने का काम करते हैं। कैपेसिटेशन का मतलब है एक्टिवेशन, तो रोकने का काम कौन करेंगे? घड़ियाल और एसिड, तो उनको डाइल्यूट कर देना, यानी मैक्रोफेज। अब बात आती है, अच्छा इसको मैं ड्रॉ करूंगा तभी हो पाएगा। एक तरफ तो आपको ओवा बनाना है, तेजी से बना डालना, कुछ है नहीं उसके अंदर, एनसीईआरटी वाला डायग्राम। ये क्या है? कोरोना कैसे बनती है? ग्रेन्युलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से। समझ गया ना? कोई एक स्पर्म थोड़ी ना होगा इसके आसपास, इसके आसपास ढेरों सारे स्पर्म होंगे। कोशिश करेंगे भाई की हेल्प की जाए, भाई की हेल्प की जाए। और कोरोना रेडिएटा को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए हाइल्यूरोनिक एसिड होगा, एक्ट एज सीमेंटम। हाइल्यूरोनिक एसिड एक्ट एज सीमेंटम।
जबकि यहां क्या होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आगे क्या लगा होगा, एक्रोजोम, और पीछे में टेल दिखा दे रहा हूं सिंपल। एक्रोजोम में क्या होंगे, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को, स्पर्म लाइसिन। अच्छा, स्पर्म लाइसिन कितने टाइप के हो सकते हैं, 3। हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज, दूसरा कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन को तोड़ने के लिए, जोना को तोड़ने के जोना लाइसिन, जोना क्या बोलते हैं, जोना लाइसिन को क्वेश्चन आया हुआ है, एक्रोसिन। कौन कौन सी लेयर्स नजर आ रही हैं यहां आपको, कोरोना रेडिएटा, बीच में क्या भरा हुआ है, हाइल्यूरोनिक एसिड, पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है क्या बोलोगे उसको, जोना पेल्यूसिडा। ये जो दिख रही है पतली सी मेम्ब्रेन क्या होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस दिख रहा है क्या, इसको क्या बोलोगे, पेरी पेरीविटलाइन स्पेस। इसमें पहले से एक पोलर बॉडी बैठी है, फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं पर ही होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरी भी यहीं जाएगी इसी के पास। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगे, जोना लाइसिन जोना पेलिसिडा को तोड़ेगी, समझ रहे हो, तब जाकर के इसकी वॉल कमजोर होगी, टूटेगी, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जैसे मानो पुरानी गाड़ी का टायर जिसमें ट्यूब लगा होता है, जब घिस जाता है तो ट्यूब बाहर निकल आता है बबल की फॉर्म में, देखा है कभी, चलाई है साइकिल ऐसी। हाँ, पुराने टाइम पर साइकिल ऐसी मिलती थी, किराए पे खरीदने आते थे ना, किराए पे 1 रुपए में साइकिल 1 घंटे। हाँ, हमने अब 1 रुपए घंटे मिलती थी, अब 2 रुपए घंटे तुम्हारे टाइम पे मिलती होगी, ठीक है। 1 रुपए देते थे, 1 घंटे की साइकिल मिल जाती थी, सिक्योरिटी जमा कराता था, पर साइकिलों की हालत बहुत बुरी होती थी। अब हो गई ना, अब तो लोग अमीर हो गए हैं बहुत, ठीक है। कोटा में भी बच्चा साइकिल खरीदता है, बहुत कम, मतलब गरीब बच्चे होते हैं वो लेते हैं, बाद बाकी केस में ठीक है सीधे खरीद लेते हैं, वो दे के चले जाते हैं, मतलब ये है जो भी है, ठीक है। समझ में आया, तो पुरानी साइकिलें मिलती थी, आज के जमा आज मैं बताऊं उस जमाने के बच्चे बहुत मेहनती थे, आज तुम लोग मेहनत नहीं हो, मेहनती कुछ भी, तो सर रिवीजन भी करा दो, सर ऐसा कर दो, मतलब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा पर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बेकार हो चुके हैं बच्चे आज के टाइम में, जो बच्चे वाकई में अभी भी पुराने जैसे हैं, जुनून है उनके अंदर, वो फोड़ देंगे, 100% गारंटी में दे रहा हूँ, फोड़ देंगे इस बार, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजों पर कंप्लेंट करते हैं वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कंप्लेंट ही करते रह जाएंगे। याद है, समझ में आ गया, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं, सूखी रोटी मिल रही है तो भी खुश हैं, ठीक है, बस एक ही काम है,
1 साल के लिए यहाँ आए थे, 4-5 महीने बच्चे हैं, रगड़ के खत्म कर देंगे पूरा का पूरा सिलेबस, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेंगे, बस कुछ नहीं। क्या खाया, क्या पिया, क्या सो रहे हैं, क्या जाग रहे हैं, हो गया। मस्ती मैं कहता हूँ मस्ती करो, खुश रहो, पर मस्ती, असली मस्ती सिलेक्शन के बाद करो। अब इतने वो 4-5 महीने तो बच्चे हैं, 4 महीने, 5 भी नहीं, ज्यादा बोल गया 5 तो मैं, 4 महीने एग्जैक्ट 4 हैं, 120 दिन। पर डरना मत, 120 दिन एक्चुअल में ये 120 नहीं, लास्ट के 90 दिन, मैं 1 महीने ज्यादा बोल रहा हूं, 90 दिन ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। लास्ट के 90 दिन एक्चुअल में डिसाइड करते हैं सिलेक्शन को। पहले क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी दौड़ बराबर चल रही है। हाँ हो गया क्या ये? कोई बचा? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं मुझे लग रहा है। जैसे मैंने कहा टायर जब घिस जाता है ट्यूब बाहर झांकता है, जैसे ही जूना पेलिसुडा डाइजेस्ट होगी एंजाइम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकल जाएगी, ऐसे बबल बना लेगी। इसको बोलते हैं कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कोन। नहीं आया क्या? जो एक्चुअल में स्पर्म की एंट्री के लिए गेट, दरवाजा बनाता है। आई या नहीं आई? तो अगला स्टेप यहां आएगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। कैसे बनता है फर्टिलाइजेशन कोन? ये अभी बताया था, जोना पेलिसुडा थी या नहीं थी? अरे हाँ या ना? बोल दिया करो भाई। और ठीक इसके नीचे कौन थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना? अरे बोल तो दो भाई। और जैसे ही स्पर्म ने इसको डाइजेस्ट किया, किसको डाइजेस्ट किया? जोना पेल्यूसिडा को। जैसे ही डाइजेस्ट किया, वैसे क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर उठ जाएगी। एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, क्योंकि इसके ऊपर कौन है? स्पर्म। समझ गए ना मेरी बात? जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बना, स्पर्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरेक्शन हुआ, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डीपोलराइजेशन? क्योंकि यहां के सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, टच करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें कोई छूता है तो तुम्हारे सोडियम चैनल्स खुल नहीं जाते? तभी तो पता चलता है कि हाँ टच किया, मतलब डीपोलराइजेशन। अरे तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? सारी मैकेनिज्म, अब तो हर मैकेनिज्म तुम्हें पता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है तुम्हें ना जानते हो। तो जैसे ही ये मैकेनिज्म होगी, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, तो ये क्या काम करेगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इससे क्या होगा? सोडियम की एंट्री होगी। सोडियम की एंट्री होती ही क्या होगा? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। डीपोलराइज्ड। जैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, मतलब तेजी से, ये तो मिली सेकेंड का काम होता है ना, ये तो मिली सेकेंड। नेचर क्या चाहती है भाई? एक ही स्पर्म एंटर करे, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर गए तो क्या हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, डबल 2n की जगह 3n, 4n, 5n। एनिमल में तो पॉसिबल नहीं है, प्लांट में तो पॉसिबल है। ठीक है, तो एनिमल में ऐसा ना हो जाए तो इसलिए हमें क्या करना है? फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। समझ रहे हो ना? यानी पॉलीस्पर्मी को रोकना है। तो ये क्या काम करेगा? ये डीपोलराइजेशन मिली सेकेंड में होता है। तो जैसी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगी तो कोई भी स्पर्म अब इस मेम्ब्रेन को टच नहीं कर सकता, उसके लिए इम्परमेबल हो गई। जिसने टच किया पहले
बस ये एंटर कर जाएगा, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकता। पर ये मिली सेकेंड की प्रोसेस है, क्या समझ में आया? पर ये मिली सेकेंड की प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। डीपोलराइजेशन बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं रह सकता। तो ये फास्ट ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, जूनर एक्शन बोलते हैं इसको। जूनर एक्शन मिली सेकेंड के लिए होती है, फास्ट ब्लॉक करती है पॉलीस्पर्मी को, यानी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकती है तेजी से। और ये टेम्परेरी है, अब इसको मेंटेन करना है तो हमें सेकेंड रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्टिकल रिएक्शन, स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी नहीं, इसको कंप्लीट करके टाइम होगा, रिएक्शन कंप्लीट कर लूं मैं। तो अब क्या होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन। जायगोट बना दूं आज मैं, जिसे कल आते ही क्लीवेज करवा के सीधे एम्ब्रियो बनाऊंगा मैं, ठीक है? तो अब क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है और परमानेंट होती है। नहीं आया क्या? अब स्लो होगी पर परमानेंट होगी, स्लो होगी पर परमानेंट होगी। कैसे होगी सर स्लो परमानेंट? ऐसे होगी। इसको टाइम की कितनी चिंता है, इसको कहां गया वो? नहीं, वो पीछे वाला था। हाँ हाँ, तो कैंटीन का खाना निकल जाएगा, खाएगा कैसे फिर? खाना खत्म हो जाएगा। देखो, अभी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई थी, हाँ या ना? अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी सेल के अंदर होते ही हैं। ईआर होंगे या एसआर होंगे, और एसआर की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर कैल्शियम होता है, ये भी आप जानते हो, हाँ या ना? ये डीपोलराइजेशन क्या है? ये डीपोलराइजेशन कहां चला गया? एस आर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या भरे हुए हैं? कैल्शियम आयन। क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल। जैसे ही, सेम जो मैंने कराया था मसल्स के अंदर वैसे ही, जैसे ही ये सिग्नल यहां पहुंचेगा खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन बाहर आएंगे, और कैल्शियम आयन एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे न्यूरॉन के टर्मिनल एंड में कैल्शियम आयन क्या काम कराते हैं? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे ही ये होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कौन होते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन वेसिकल्स के अंदर, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कैल्शियम आयन क्या काम करेंगे? ये कहेंगे कि भाई जाओ मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाओ। ये जाएंगे और मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे तो इनके अंदर भरा हुआ ग्रेन्यूल्स कहां चला जाएगा? पेरीविटलाइन स्पेस। सारे के सारे ग्रेन्यूल्स पेरीविटलाइन स्पेस में भर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी मैकेनिज्म होगी और एक नई लेयर बन जाएगी। ये अगेन स्लो है, टाइम लगेगा, पर परमानेंट काम करेगी और एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकेगी। आई या नहीं आई? आई, ठीक है। स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। यहां तक समझ में आया ये वाली रिएक्शन? कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। यहां तक समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? कॉर्टिकल रिएक्शन हो रही है। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस शो करेंगे, जिसकी वजह से स्लो ब्लॉक टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी होगा। अब बताओ, कोई डाउट? अब होते ही एक स्पर्म की एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी, हो गई।
ठीक है, और उसकी एंट्री सुनिश्चित होते ही सबसे पहले क्या होगा, मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर आ गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस अंदर आ गया। अरे हाँ या ना, अरे एकदम तुम, पहली पोलर बॉडी अंदर थी, दूसरी भी एक्सोसाइटोसिस से यहां पहुंच जाएगी, मेल प्रो न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस लिए क्योंकि क्रोमेटिन ढीले हैं, अब एम्फीमिक्सिस होगी। ठीक है, तो इनके क्रोमेटिन आपस में फ्यूज करना चालू करेंगे, क्रोमेटिन आपस में फ्यूज करना चालू करेंगे। समझना मेरी बात। जब क्रोमेटिन आपस में फ्यूज करना चालू करेंगे, ये ऐसे मान लो, अच्छा वाइट ही दिखा देते हैं, फ्यूज कर गए। ठीक है, ये डिप्लॉयड कंडीशन आ गई 2n, मतलब क्या बन गया ये, जायगोट। ये क्या हो रही है, एम्फीमिक्सिस, यानी दोनों क्रोमेटिन आपस में फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सीधे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे, आगे की मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्लीवेज चालू हो जाएंगे, जो मैं अगला स्टेप कराने वाला हूं, क्लीवेज, जिससे इनिशियल एम्ब्रियो ब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, मरुला तो पहले बनता है, मरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, और फाइनली उसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ये मैकेनिज्म मैंने यहां तक करा दी है, कल मैं आते ही क्लीवेज स्टार्ट करूंगा। ये वाला पार्ट तो आप लिख के ला सकते हो, क्लीवेज वाला। ठीक है, कल आते ही मैं क्लीवेज चालू करूंगा, ये लिख लाना, क्लीवेज कल आते ही चालू करूंगा मैं। यहां तक कोई डाउट, 52।